फेंको मत, अभी नहीं। वो जो कप है तुम्हारे सामने, उसकी तली में जो गहरा भूरा गीला चूरा बचा है, उसे सिंक में मत बहाओ। एक पल रुको और मेरी बात सुनो। तुम हर सुबह यही करते हो, कॉफी बनाते हो, पीते हो, और जो बचता है बिना सोचे कूड़े में, बरसों से, रोज। क्योंकि किसी ने कभी बताया ही नहीं कि उस गीले भूरे चूरे में क्या छुपा है। उस छोटी सी गुठली में तुम्हारी खीरे की बेल के लिए वो 3 चीजें हैं जो किसी भी दुकान का कोई भी थैला नहीं दे सकता, और तुम उन्हें हर सुबह बिना जाने नाली में बहा देते हो। अभी इसी पल तुम्हारी रसोई में जो कॉफी की गुठली बची है, उसके अंदर एक काम हो रहा है जो तुम देख नहीं सकते। उसमें नाइट्रोजन है जो बेल की जड़ को हफ्तों तक धीरे धीरे मिलता रहेगा। उसमें एक हल्की अम्लता है जो जड़ को गहराई में धकेलती है, जहां वो खुद पानी ढूंढती है। और उसमें एक गंध है जो एफिड और स्लग की सूंघने की शक्ति को भ्रमित करती है। वो बेल को खोज ही नहीं पाते। तुम हर सुबह ये फेंक रहे थे, आज के बाद नहीं फेंकोगे। तुम सोच रहे हो, ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था। और यहां मैं तुमसे सीधी बात करना चाहता हूं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब तुमने पहली बार बगीचा लगाया, उस दिन किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया। जो सिखाया वो था, खाद डालो, दवाई छिड़को, नई बोतल लाओ, नया थैला लाओ। हर बार एक नई समस्या, हर बार एक नया खर्च, हर बार वही दुकानदार और वही सलाह। और तुमने माना, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा रास्ता था ही नहीं। कोई और आवाज नहीं थी। खेती की पत्रिकाओं में वही होता था, सरकारी सलाहकार वही बताते थे। ये पूरा ढांचा तुम्हें एक ही दिशा में धकेलता था, दुकान की तरफ। क्या तुमने कभी सोचा है, बगल वाले की खीरे की बेल जुलाई तक इतनी लदी क्यों रहती है और तुम्हारी अगस्त में ही पीली पड़ जाती है? तुमने सोचा होगा, उनकी मिट्टी बेहतर है, उनका बीज अलग है, या उन्हें ज्यादा वक्त मिलता है? नहीं, वो बस एक काम करते हैं जो तुम नहीं करते, और वो काम इतना सरल है, इतना सस्ता है कि जब मैं बताऊंगा तो तुम्हें खुद पर हंसी आएगी और थोड़ा गुस्सा भी। आज मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगा। पहली, खीरे की बेल को असल में क्या चाहिए जो उसे मिल नहीं रहा। दूसरी, कॉफी की गुठली उसे ये कैसे देती है, जड़ के अंदर क्या होता है, एकदम साफ और सीधे, बिना किसी जटिल शब्द के। और तीसरी, वो एक गलती जो 90% लोग करते हैं जब वो पहली बार ये तरीका आजमाते हैं। वो गलती ऐसी है जो बिल्कुल सही लगती है, यही उसका खतरा है। तुम सोचते हो मैं सही कर रहा हूं, और उसी वक्त जड़ का नुकसान होना शुरू होता है। लेकिन पहले एक और बात, अगर तुमने आज खीरे में पानी दिया है और तुमने वो काम किया जो सभी करते हैं, जो हर जगह बताया जाता है, तो हो सकता है इस साल भी अगस्त के आखिर में तुम वही देखो जो हर साल देखते हो। बेल हरी होगी, पत्ते सही दिखेंगे, लेकिन खीरे छोटे होंगे, बेस्वाद होंगे, पानी पानी होंगे। और एक सुबह उठोगे तो देखोगे कि नीचे की पत्तियां एक एक करके पीली हो रही हैं, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बीमारी के जो नजर आए। तुम समझ नहीं पाओगे क्यों। इस वीडियो को अंत तक देखो, वहां लिखा है क्यों। अब जरा हिसाब लगाते हैं। एक सीजन में तुम कितना खर्च करते हो? नाइट्रोजन खाद का थैला 200 से 250 रुपए, लेकिन इसका असर 2 हफ्ते में खत्म हो जाता है। मिट्टी उसे पचा लेती है और फिर खाली हो जाती है। तुम फिर खरीदते हो, और फिर ये खाद मिट्टी को नहीं, बेल के ऊपरी हिस्से को खिलाती है। जड़ की ताकत नहीं बढ़ती। 250 रुपए बार बार। ये बहाना नहीं है, ये उस खाद का डिजाइन है। कीड़े की दवाई, एफिड के लिए, स्लग के लिए 150 से 200 रुपए। तुमने स्प्रे किया, कीड़े 10-15 दिन के लिए गए, फिर वापस आए। तुमने फिर स्प्रे किया। ये लूप है, जानबूझकर बना हुआ लूप। क्योंकि जब तक जड़ कमजोर है, पौधा कमजोर है, और कमजोर पौधे पर कीड़े हमेशा आते हैं। दवाई कीड़े मारती है, जड़ की कमजोरी नहीं। 150 रुपए हर सीजन। फफूंदी की दवाई 100 रुपए। फफूंदी तब आती है जब जड़ कमजोर हो, जब मिट्टी में जीवाणु संतुलन बिगड़ा हो। तुमने दवाई डाली, वहां खीरे की एक बेल बाकी सबसे दुगनी बड़ी थी। पत्ते गहरे हरे, चमकदार। जड़ के पास मिट्टी में केचुए थे जो बाकी किसी क्यारी में नहीं दिखते थे। क्या तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वो कोने वाली बेल,
उसे कोई खास खाद नहीं मिला, कोई दवाई नहीं मिली, बस वो कूड़ा मिला जो हर रोज फेंका जाता था। रामनाथ शर्मा ने उस कोने की मिट्टी के नमूने लिए। उसने उनकी तुलना दूसरी क्यारियों से की। उसने देखा उस कोने की मिट्टी में नाइट्रोजन ज्यादा था, पोटेशियम ज्यादा था और एक ऐसी अम्लता थी जो खीरे की जड़ के लिए बिल्कुल सही स्तर पर थी। जीवाणु गतिविधि, मिट्टी में जीवित सूक्ष्म जीवों की हलचल बाकी सब जगहों से 3 गुनी ज्यादा थी। उसने एक छोटी रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, कॉफी के अवशेष मिट्टी में जीवाणु गतिविधि को कई गुना बढ़ाते हैं। ये गतिविधि खीरे की जड़ों को धीरे धीरे नाइट्रोजन देती है, वो नाइट्रोजन जो रासायनिक खाद से नहीं मिलता। परिणाम, बेल की ताकत, गहरी जड़ और कीड़ों से प्राकृतिक सुरक्षा। क्या तुम जानते हो उस रिपोर्ट का क्या हुआ? उसने रिपोर्ट अपने अधिकारी को दी। अधिकारी ने पढ़ी और कुछ नहीं कहा। उस दौर में हरित क्रांति की तैयारी हो रही थी। बड़ी कंपनियां आ रही थीं जो रासायनिक खाद बेचती थीं, बीज बेचती थीं। सब्जियों के छिलके मिट्टी में ऐसे बदलाव लाते हैं जो रासायनिक खाद से नहीं आते। क्या तुम जानते हो वो परीक्षण कहाँ गए? कुछ रिपोर्टें कभी छपी ही नहीं, कुछ को अधूरा कहकर बंद कर दिया गया, कुछ केंद्रों को ही बंद कर दिया गया, बजट कम हो गया ये कहकर। जो वैज्ञानिक और कर्मचारी जानते थे उन्हें दूसरी जगहों पर भेज दिया गया, जैसे रामनाथ शर्मा को। और जिन्हें नहीं भेजा उन्होंने जल्दी सीख लिया कि कुछ विषयों पर बोलना उचित नहीं है। क्या ये साजिश थी? शायद नहीं। शायद ये बस था, पैसा जहां जाता है ध्यान वहां जाता है। रासायनिक खाद में पैसा था, उसमें नहीं था। कुछ जगहों पर तो विधि ही खत्म हो गई। जो बुजुर्ग किसान जानते थे वो उनके साथ चले गए, जो गांव की महिलाएं जानती थीं वो भी उनके साथ। क्योंकि जिस ज्ञान को लिखा नहीं जाता, बेल को सबसे ज्यादा चाहिए। लेकिन ये नाइट्रोजन थैले वाले की तरह एक बार में नहीं आता, ये धीरे धीरे निकलता है। मिट्टी में जो छोटे जीव होते हैं, जो आंखों से नहीं दिखते लेकिन जिनके बिना मिट्टी में कोई जीवन नहीं है, वो इस गुठली को खाते हैं। और जैसे जैसे खाते हैं नाइट्रोजन मिट्टी में घुलता जाता है, थोड़ा थोड़ा, हफ्ते दर हफ्ते। ये ऐसा है जैसे कोई तुम्हें एक बार में बड़ा खाना खिला दे। तुम पेट भर लो लेकिन 2 घंटे बाद फिर भूखे हो। बनाम कोई हर कुछ घंटे में थोड़ा थोड़ा खिलाता रहे। दूसरे तरीके में ताकत बनी रहती है। थैले वाला खाद पहला तरीका है, कॉफी की गुठली दूसरा। बेल को दूसरा पसंद है। और एक और बात, रासायनिक खाद बेल को खिलाती है लेकिन मिट्टी को मारती है। मतलब अगले साल मिट्टी कमजोर होगी, बेल कमजोर होगी और तुम्हें और ज्यादा खाद डालनी पड़ेगी। ये चक्र साल दर साल गहरा होता जाता है। कॉफी की गुठली इस चक्र को तोड़ती है क्योंकि वो मिट्टी को खिलाती है, न कि सिर्फ बेल को। जीवाणु बढ़ते हैं, मिट्टी की जीवन शक्ति बढ़ती है और अगले साल बिना कुछ किए भी मिट्टी पिछले साल से बेहतर होती है। दूसरा काम, जड़ की पंप। गुठली हल्की अम्लीय होती है। खीरे की जड़ को यही चाहिए। जब मिट्टी की अम्लता सही हो, जड़ गहराई की तरफ बढ़ती है और जब जड़ गहराई में जाए तो वो वहां से खुद पानी और पोषण खींचती है। तुम 2 दिन पानी न दो, बेल नहीं मुरझाती, क्योंकि जड़ खुद काम करती है। क्या तुमने कभी देखा है कि गर्मियों की चिलचिलाती धूप में बगल वाले की बेल तरोताजा रहती है और तुम्हारी दोपहर होते होते लटक जाती है? ये फर्क पानी का नहीं है, ये फर्क जड़ की गहराई का है। जिसकी जड़ गहरी है वो नीचे से ठंडी नमी खींचता रहता है। जिसकी जड़ ऊपर ही रहती है उसे तुम्हारे पाइप पर निर्भर रहना पड़ता है। और तीसरा काम, सुगंध का कवच। क्या तुमने कभी सोचा है, एफिड, वो छोटे हरे काले कीड़े जो बेल की पत्तियों का रस चूसते हैं, बेल को कैसे ढूंढते हैं? वो सूंघ कर ढूंढते हैं। हर पौधे की एक गंध होती है। एफिड उसी गंध को पहचानता है और उड़ता हुआ आता है। कॉफी की गुठली की गंध उस पहचान को तोड़ती है। जब मिट्टी में गुठली हो तो उसकी तीखी गंध पौधे की प्राकृतिक गंध के ऊपर छा जाती है। एफिड उड़ता है और बेल नहीं ढूंढ पाता। कोई रासायनिक हमला नहीं, कोई मारना नहीं, बस छुपाना। तुम बेल को उसकी नज़र से ओझल कर देते हो और यही काम करने के लिए तुम दुकान से 150 रुपए की बोतल खरीदते थे। 3 काम, एक चीज मुफ्त, और इसी के लिए तुम दुकान पर 1500 रुपए खर्च करते थे। ये ज्ञान सिर्फ भारत में नहीं था,
दो देश, दो अलग संस्कृतियां, दो अलग युग और एक ही नतीजा। जापान के एदो काल की बात करो। 400 साल पहले, जब रसायन का नाम भी नहीं था, वहां के किसान अपनी चाय की पत्ती, भोजन के अवशेष, वो सब मिट्टी में मिलाते थे। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी परखी हुई समझ थी। 400 साल में अगर कुछ काम न करे तो लोग उसे छोड़ देते हैं। वो नहीं छोड़ा। 20वीं सदी में जब रासायनिक खाद आई तो ये विधि पुरानी कहकर छोड़ दी गई। लेकिन 1990 के दशक में जापान के नागानो प्रांत में कुछ किसानों ने इसे फिर आजमाया। उनके खेतों में खीरे की पैदावार उन खेतों से 30% बेहतर थी जहां रासायनिक खाद इस्तेमाल हो रही थी। 30% ज्यादा, बिना किसी खर्च के। और वो किसान क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, हमारी दादी यही करती थीं। हमने सोचा यह पुरानी बात है, हमने छोड़ दिया। और जब वापस किया तो नतीजा आया जो 30 साल में नहीं आया था। क्या यह संयोग है? नहीं, यह प्रकृति का नियम है। मिट्टी को जीवाणु चाहिए, जीवाणुओं को खाना चाहिए। कॉफी की गुठली उनका खाना है। जब जीवाणु जिंदा हो, मिट्टी जिंदा हो। हल्की परत, मिट्टी में हल्के हाथ से मिला दो। चौथा कदम, गुठली डालने के बाद हल्का पानी दो। ये गुठली को मिट्टी में बैठने में मदद करता है और जीवाणुओं को काम शुरू करने का संकेत देता है। और पांचवां कदम, ये हर 3 हफ्ते में दोहराओ। एक बार डाला और भूल गए, ये नहीं चलेगा। 3 हफ्ते में एक बार, नियमित। यही नियमितता जीवाणुओं को जीवित रखती है, जड़ को ताकत देती है और पूरे सीजन बेल को खाना मिलता रहता है। और अगर तुम्हारे घर में कॉफी नहीं बनती या बहुत कम बनती है, चाय की पत्ती भी काम करती है, अलग तरीके से, लेकिन काम करती है। चाय की पत्ती में टैनिन होता है और टैनिन मिट्टी को ढीला रखता है। ढीली मिट्टी में जड़ आसानी से गहरी जाती है। वही जड़ की पंप जो मैंने बताई। 5 कदम वही रहते हैं, बस गुठली की जगह सूखी चाय की पत्ती। और दोनों एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, आधी गुठली आधी चाय की पत्ती। मिट्टी को दोनों से अलग अलग चीजें मिलती हैं और दोनों मिलकर एक दूसरे को मजबूत करती हैं। नीचे कमेंट में एक बात लिखो, तुम्हारे खीरे में इस साल क्या समस्या थी? पत्ते पीले पड़े, बेल कमजोर रही, कीड़े आए, खीरे बेस्वाद निकले? और अपना राज्य भी लिखो। हम ये जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, हो सकता है तुम्हारा केस ही अगला वीडियो बने। अब तीनों चीजें एक जगह। जड़ की पूरी ताकत का नुस्खा। जड़ की पंप, जब मिट्टी की अम्लता सही हो, जड़ गहरी जाती है। गहरी जड़ खुद पानी और पोषण ढूंढती है। तुम्हारा काम कम हो जाता है, बेल की ताकत बढ़ जाती है। नाइट्रोजन की धीमी फैक्ट्री। गुठली हफ्तों तक थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन छोड़ती है। पूरे सीजन बेल को खाना मिलता रहता है, कोई कमी नहीं आती। सुगंध का कवच। कॉफी की गंध एफिड और स्लग की सूंघने की शक्ति को भ्रमित करती है। कीले बेल नहीं ढूंढ पाते, दवाई की जरूरत नहीं। 3 प्रोटोकॉल, एक चीज, 0 रुपए। और इन तीनों के साथ खाद का थैला जो हर महीने लेना पड़ता था, वो बंद। कीड़े की दवाई जो हर बार काम नहीं करती थी, वो बंद। मिट्टी सुधारने वाला 500 का थैला, वो भी बंद। अब आखिरी सवाल। इस साल तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। रास्ता का, वही करते रहो जो करते आए हो। 1500 रुपए हर सीजन, दुकान पर बार बार। और अगस्त के आखिर में वही सवाल जो हर साल होता है, बेल इतनी जल्दी क्यों मुरझाई? खीरे इतने छोटे क्यों निकले? अगले साल क्या अलग करूं? रास्ता खा, कॉफी की गुठली, 5 कदम, 0 रुपए। और एक बेल जो जुलाई तक लदी रहे, जिसके खीरे वो स्वाद वाले हों जो असली खीरे में होता है, वो स्वाद जो बाजार वाले में नहीं होता। नीचे कमेंट में लिखो क या ख, और ये भी लिखो क्यों। ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। जब तुम खुद कहते हो तो तुम खुद सुनते हो, और जब तुम सुनते हो तब असली बदलाव होता है। मिट्टी के नीचे हर रोज एक काम होता है जो दिखाई नहीं देता। जड़ें अपनी दिशा ढूंढती हैं, गहराई में, वहां जहां ठंडक है, जहां नमी है, जहां जीवन है। जब तुम कॉफी की गुठली मिट्टी में मिलाते हो, तुम बस खाद नहीं दे रहे, तुम उस मिट्टी को वापस वो दे रहे हो जो उसमें कभी था। जब कोई थैला नहीं था और बेलें फिर भी लदती थीं,
खीरे फिर भी मीठे होते थे और जड़ें खुद रास्ता जानती थीं। रामनाथ शर्मा ने 1962 में पुणे के उस कोने में जो देखा, वो आज तुम्हारे पास है। वो ज्ञान जो एक फाइल में बंद हो गया था, आज तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे अपनी मिट्टी तक पहुंचाओ या फिर उसे नाली में बहाते रहो। ताकत रसायन में नहीं है, ताकत उस समझ में है जो प्रकृति ने हमें दी थी और जिसे हम भूल गए। जड़ें याद रखती हैं, उन्हें याद करने का कारण दो।